नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं मौजूद हूं नवीन सक्सेना स्टूडियो में, और आज मेरे साथ खबरों पर चर्चा करने के लिए मौजूद है खेल विशेषज्ञ और कमेंट्रेटर कुलविंदर सिंह कंग। कुलविंदर, स्वागत आपका। नवीन, आपको नमस्कार और सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। नजर अब तक की खास खबरों पर। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में उत्तर प्रदेश का सामना मुंबई से रविवार को। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल अहमदाबाद में। आईसीसी की जारी ताजा रैंकिंग में ऋषभ पंत 7वें नंबर पर पहुंचे और भारतीय तैराकी महासंघ एसएफआई अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ की प्रतियोगिताओं की जून में मेजबानी करेगा। कुलविंदर, विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल उत्तर प्रदेश और मुंबई के बीच होगा और आज 2 सेमीफाइनल खेले गए, दोनों ही दिल्ली में खेले गए। हालांकि दोनों के दोनों जो सेमीफाइनल थे, जो दिल्ली के फिरोजशाह कोटला से थोड़ा सा हटकर हुए, और एक में बहुत बड़ा स्कोर बना, एक में कम स्कोर बना। एक फिरोजशाह कोटला में हुआ और एक पालम में हुआ, यानी कि अरुण जेटली स्टेडियम। पहले वाला गुजरात और उत्तर प्रदेश का, और उसके बाद पालम ये स्टेडियम है वो कर्नाटक और मुंबई का। जी, अब देखिए, सवाल यह है कि दोनों ही टीमों में अच्छे खिलाड़ी थे, और अगर पहले हम बात करें गुजरात और उत्तर प्रदेश की, वो पहला सेमीफाइनल था। उसमें क्या कि उत्तर प्रदेश ने गुजरात को बहुत कम स्कोर पे आउट कर लिया, 184। और एक बात मैं यहां और बताना चाहूंगा सुनने वालों को कि ये चारों टीमें जो आज सेमीफाइनल खेल रही थी, कोई भी टीम 50 ओवर पूरे नहीं खेल सकी। ये पहला रिकॉर्ड बना जी सेमीफाइनल में। दूसरी बात, गुजरात ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग ली, तो वहां वो मार खा गए, और उसके बाद उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी। यश दयाल ने 34 पर 3 और आकिब खान ने 22 पर 2, और इस तरीके से जो अच्छी कसी हुई गेंदबाजी करी। हालांकि गुजरात की तरफ से काफी कोशिश की गई, लेकिन एक लगातार अंतराल पर उनके विकेट गिरते गए। अगर बात करें, हेत पटेल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी तक की सीरीज में 335 रन बनाए थे, आज भी उन्होंने अर्धशतक बनाया। पीयूष चावला काफी अनुभवी हैं, आपको याद होगा 2011 के वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का वो हिस्सा थे, लेकिन अब थोड़े हेल्दी हो गए हैं। 32 रन जरूर बनाए, लेकिन गेंदबाजी में वो कमाल नहीं कर सके। तो कुल मिलाकर जब 184 रन का लक्ष्य मिला 48.1 ओवर में गुजरात ने बनाए, तो उत्तर प्रदेश के लिए बस एक संयम की जरूरत थी, और वो संयम उन्होंने दिखाया। हालांकि उनके भी विकेट गिरते रहे, लेकिन अक्षदीप नाथ ने शानदार 71 रन बना के धीरे धीरे मैच को जीत के करीब ला दिया। फाइनल मुकाबला 14 मार्च को दिल्ली में खेला जाएगा। इसी पर हम थोड़ा चर्चा अभी आगे और जारी रखेंगे, लेकिन सुनते हैं आज खेले गए मैचों पर हमारे संवाददाता अतहर की रिपोर्ट। आज खेले गए सेमीफाइनल मुकाबलों में उत्तर प्रदेश ने गुजरात को 5 विकेट से, जबकि मुंबई ने कर्नाटक को 72 रन से पराजित किया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आज खेले गए पहले सेमीफाइनल मुकाबले में गुजरात ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 49वें ओवर में 184 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी उत्तर प्रदेश की टीम ने अक्षदीप के 104 गेंदों पर 8 चौकों की मदद से 71 रन की पारी की बदौलत 43वें ओवर में 5 विकेट पर 188 रन बनाकर मैच जीत लिया। वहीं दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में कर्नाटक के साथ खेलते हुए मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 322 रन बनाए। मुंबई की ओर से कप्तान पृथ्वी शॉ ने 165 रन की शानदार पारी खेलते हुए एक नया रिकॉर्ड कायम किया। वो इस सीजन में 754 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने मयंक अग्रवाल का रिकॉर्ड तोड़ा है। मयंक ने 2017-18 सीजन में 723 रन बनाए थे। लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात की टीम 43 ओवर में 250 रन ही बना सकी। कर्नाटक की ओर से देवदत्त पारीकर ने सर्वाधिक 64 रन का योगदान दिया। अतहर सईद, स्पोर्ट्स स्कैन। देखिए, ये दूसरे जो सेमीफाइनल हुआ आज पालम स्टेडियम में कर्नाटक और मुंबई के बीच में, यहां कर्नाटक ने थोड़ी गलती कर दी। टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का फैसला किया। अब ये देखने वाली बात है कि उनकी टीम में लगभग 8-9 खिलाड़ी ऐसे हैं जो आईपीएल में खेल रहे हैं और अब भी खेलेंगे। और सबसे बड़ी बात, यशस्वी जायसवाल, पृथ्वी शॉ, आदित्य तारे, शिवम दुबे, शम्स मुलानी ऐसे बल्लेबाज थे। और खास तौर पर तारीफ करनी पड़ेगी पृथ्वी शॉ की, शायद उन्होंने वो गुस्सा निकाला जो उनको टीम से बाहर किया गया है, और अपनी एक दावेदारी पुख्ता तरीके से ठोकी है। और चौथा ही उनका शतक था, 165 रन। यही फर्क डाल गया गुजरात, कर्नाटक और मुंबई की टीम के अंतर में। जब 322 रन बना लिए, इतना बड़ा लक्ष्य। हालांकि एक बात और है,
इतना बड़ा लक्ष्य बनाने के बावजूद भी मुंबई की टीम पूरे 50 ओवर नहीं खेल सकी। ये एक अजीब चीज देखने को मिली, इतना बड़ा स्कोर लेकिन फिर भी 50 ओवर नहीं खेले जा सके। लेकिन ये दिख रहा था कर्नाटक की टीम में हालांकि अच्छे मनीष पांडे भारत की तरफ से खेलते हैं, करुण नायर 13 शतक बना चुके हैं, लेकिन बात होती है उस दिन आप जो जैसा प्रदर्शन करते हैं, चाहे बल्ले से हो, चाहे गेंदबाजी से हो, चाहे आपकी फील्डिंग हो, उस दिन आपको कंसंट्रेट करना पड़ता है और नब्ज को पकड़ना पड़ता है। हालांकि ऐसा एक वक्त लग रहा था कि शायद इनको कुछ 80 गेंदों पर कुछ रन चाहिए, बन सकते हैं, लेकिन बाद में अचानक 2-3 विकेट लगातार गिरे और 250 पर ये पारी सिमट गई। तो मैं समझता हूं मुंबई डिजर्व करता था, बड़ी जीत थी 72 रन से। और अब उत्तर प्रदेश से 14 तारीख को फाइनल मुकाबला होगा। मुझे तो लग रहा है कि मुंबई का पलड़ा भारी है, लेकिन कहते हैं ना क्रिकेट शानदार अनिश्चितताओं का खेल है, इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। मैं भी अपने शब्द वापस लेता हूं, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी दिल के कोने में कागजों पर दिखाई दे रहा है कि मुंबई की टीम थोड़ा सा अपर हैंड में है। ऑन पेपर मुंबई की टीम बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है। कुलविंदर जी, विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट एक दिवसीय टूर्नामेंट है, इसके खिलाड़ियों का चयन समिति पर कुछ असर पड़ता है जब भारतीय टीम का सिलेक्शन होता है? बहुत बड़ा असर पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता। आप देखो, अब देखा जाएगा कि भारत को अगले साल 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप भी करना है। बहुत से टेस्ट मैच के लिए भी खिलाड़ी यहीं से निकल के जाएंगे, बहुत से वनडे के खिलाड़ी भी यहीं से निकल कर जाएंगे। तो अभी तो T20 विश्व कप भारत में अक्टूबर में होना है, उसके ऊपर नजर है। तो मैं समझता हूं कि कहते हैं ना कि जिसको पंजाबी में कहावत है कि जिसको बैठा नहीं दिखता उसको खड़ा ज्यादा थोड़ी दिखेगा। तो अगर आप प्रदर्शन करेंगे तो सबको दिखाई देगा। पर यहाँ ये प्रदर्शन पृथ्वी शॉ के लिए शायद उतना अच्छा नहीं रहता, क्योंकि वो भारतीय पिचेस के ऊपर या भारतीय के जो घरेलू टूर्नामेंट्स हैं उनमें तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन विदेशी पिचों पे और विदेशी खिलाड़ियों के आगे उनका प्रदर्शन फीका पड़ जाता है। देखिए, ये एक समय होता है, पैच आता है, और बड़े लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे विदेशियों के साथ जब टीम खेलती है भारतीय, उसमें एक एक जगह पर 4-4, 5-5 खिलाड़ी, कंपटीशन बहुत तकड़ा है। आप 2 पारियों में निकले। पहले क्या होता था, सुनील गावस्कर, गुंडप्पा विश्वनाथ और बाकी आदि टीम, और यहां हर सीट पे 2-2, 3-3, 4-4 खिलाड़ी है। आपने थोड़ा सा मौका गंवाया, तुरंत शुभमन गिल आ गए। चयन समिति की शुभमन गिल थोड़ा सा डाउन जा रहे हैं, शायद पृथ्वी शॉ वापस आ गए। हाँ, वही मैं पूछना चाह रहा था, चयन समिति की नजर अब क्या दोबारा से पृथ्वी शॉ पर हो सकती है, क्योंकि उन्हें एक बार भरपूर चांस दिया गया है? देखिए, क्यों नहीं होगा। आप ऋषभ पंत को देखिए, प्रतिभा थी उनमें, जब नहीं अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे उनको बाहर बिठा दिया गया था, थोड़े हेल्दी भी हो गए थे, अब लौट के आए हैं। तो थोड़ा सा ना, जब आप डोमेस्टिक सर्किट में आते हैं ना, तो थोड़ी सी वापस अकल आ जाती है, आप पूरा प्रदर्शन करते हैं तो नजर रहेगी इनके। विशेषज्ञ की सलाह के तौर पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर भारतीय टीम का सिलेक्शन होता है तो फाइनल में पहुंचने वाली इन 2 टीमों में से किन खिलाड़ियों को जगह मिलने की संभावना है? मैं प्लेइंग 11 की बात नहीं कर रहा, मैं टीम के 16 खिलाड़ियों की भी बात कर रहा हूं। देखिए, मैं समझता हूं कि यशस्वी जायसवाल और पृथ्वी शॉ है। इसके अलावा अक्षदीप नाथ को भी सोचा जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि पृथ्वी शॉ का तो बहुत बड़ा बनता है कि आप उनको टीम में लेंगे, और अगर 11 में नहीं आएंगे तो 15-18 में आने चाहिए। तो एक थोड़ा सा हौसला खिलाड़ी का बढ़ता है, प्रतिभाशाली खिलाड़ी है। आपको याद होगा आईपीएल में आते उन्होंने क्या शानदार प्रदर्शन किया था, और पहला जो टेस्ट मैच उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ मोहाली में खेला था, पहले में शतक बनाया, 134 रन। तो प्रतिभा की कमी नहीं है पृथ्वी शॉ में, बात समय की है। जी, कुलविंदर जी, भारतीय टीम की बात करें तो शुरू के 4 खिलाड़ी लगभग फिक्स हैं भारतीय टीम के अंदर। एक दिवसीय मैचों की बात करें, 5वें से लेकर 8वें नंबर तक के खिलाड़ी में हमें ऑलराउंडर चाहिए होते हैं, और उसमें भी हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी लगभग फिक्स हैं, और अगर जडेजा अगर आ जाते हैं, टीम में वापस आ जाते हैं, तो वो भी फिक्स हैं। ऐसे में नए खिलाड़ी का टीम के अंदर एंटर होना अपने आप में कुछ मुश्किलात नहीं है? नहीं, क्योंकि इसमें फिक्स कुछ भी नहीं है। आपकी इंजरी के ऊपर डिपेंड करता है, बॉडी कंडीशन पे डिपेंड करता है। आप ये देखिए, 11 के 11 खिलाड़ी घायल होकर बाहर बैठे थे ऑस्ट्रेलिया दौरे में। जो खिलाड़ी केवल नेट बॉलर के तौर पर गए थे, नटराजन हुआ, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, उनको मौका मिला। ऋषभ पंत के चोट लगी हुई थी, उनको खिलाया और इतिहास बदल के रख दिया। तो मैं समझता हूं कि आपकी फिटनेस और उन परिस्थितियों के आधार पर फिक्स कुछ भी नहीं है अब क्रिकेट में। आप सोचें कि विराट कोहली की कप्तानी भी फिक्स है, कोई जरूरी नहीं है। नए खिलाड़ी उभर कर आ सकते हैं, कप्तानी बदली जा सकती है। अभी विराट कोहली का कोई मुकाबला नहीं। जी, भारत के पास लगभग एक बेंच स्ट्रेंथ हो चुकी है क्रिकेट को लेकर, लगभग हम 2 टीमें तैयार कर सकते हैं। ऐसे में क्या
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इंग्लैंड की तरह रोटेशन पॉलिसी अपना सकता है क्या? देखिए, ये जो 5 T20 होंगे इसमें तो रोटेशन अपनानी पड़ेगी, क्योंकि 10 दिन के अंदर 5 T20 है, तो इंजरी ना हो, थकावट ना हो, एग्जॉस्ट ना हो, तो सब खिलाड़ियों को उनको रोटेट करके देखना होगा, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के लिए ये आखिरी 5 वनडे T20 मैच है T20 वर्ल्ड कप से पहले, या फिर आईपीएल बचा है। अगर एशिया कप में भारत खेलने गया तो वो एशिया कप में खेलेगा, अन्यथा यही आपको देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा सभी खिलाड़ियों। आईपीएल के करीब 52 से 52 मुकाबले शायद होने हैं, आईपीएल के 12 मुकाबले होने हैं, 5 ये T20 मुकाबले होने हैं, और उसके बाद सीधा वर्ल्ड कप के मुकाबले होने हैं। बीच में एशिया कप है, हो सकता है अगर भारतीय टीम उसमें हिस्सा लेती है तो इस सीजन तो जरूर लेगी, अगर होएगा तो हिस्सा जरूर लेगी, प्रैक्टिस मिलेगी। इस सीजन में जब भारतीय टीम खेलेगी तो उसमें अपनी इंजरी को लेकर उसको बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि अगर भारतीय टीम का कोई भी खिलाड़ी निकलता है तो एक नया खिलाड़ी तैयार है। बिल्कुल, मैंने बोला ना, एक सीट पर 3-3, 4-4 खिलाड़ी। आप ये देख लीजिए, यहां जो इंग्लैंड अभी हारा टेस्ट सीरीज, ये बायो बबल की वजह से नहीं हारा जी, या तो रोटेशन पॉलिसी की वजह से, या स्पिन बबल में फंस गया। तो ये उनको ध्यान रखना होगा, यही भारत को भी ध्यान रखना होगा। क्रिकेट की ही बात को जारी रखते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम टेस्ट श्रृंखला 3-1 से अपने नाम कर चुकी है और अब 2020 मुकाबलों में अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार है। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल शाम 6:30 से FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर आप सुन सकते हैं। लेकिन उससे पहले सुनते हैं वीरेंद्र कौशिक की ये रिपोर्ट। टेस्ट सीरीज 3-1 से अपने नाम करने के बाद टीम इंडिया अब इंग्लैंड के खिलाफ कल से 5 2020 मैचों की श्रृंखला में मुकाबले करने उतरेगी। भारतीय टीम बेहतरीन फॉर्म में है और T20 में पिछली 7 श्रृंखलाओं से अजेय है। वहीं इंग्लैंड की टीम किसी भी 2020 श्रृंखला में भारत को पिछले 5 साल से हरा नहीं पाई है। भारतीय टीम वेस्टइंडीज को 2 बार और बांग्लादेश, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को 1-1 बार हरा चुकी है। दक्षिण अफ्रीका के साथ श्रृंखला ड्रॉ रही थी। भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ पिछली लगातार 2 T20 सीरीज में जीत हासिल की है। 2017 में भारत में खेली गई सीरीज भारतीय टीम 2-1 से जीती थी। इसके बाद 2018 में इंग्लैंड में हुई 3 मैचों की सीरीज में भी टीम इंडिया ने 2-1 के अंतर से जीत हासिल की थी। इस बार भी अगर भारत को जीत मिलती है तो ये उसकी इंग्लैंड पर सीरीज जीत की हैट्रिक होगी। ये सिर्फ दूसरा मौका होगा जब टीम इंडिया 5 T20 मैचों की द्विपक्षीय सीरीज में उतरेगी। इससे पहले भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2020 की शुरुआत में 5 मैचों की श्रृंखला खेली थी। आईसीसी वर्ल्ड T20 को ध्यान में रखते हुए अभी टीमें T20 मैचों पर वनडे की तुलना में ज्यादा जोर दे रही हैं। भारत में इसी साल वर्ल्ड T20 का आयोजन होना है। वीरेंद्र कौशिक, स्पोर्ट्स स्कैन। कुलविंदर जी, कल का मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा और कल उम्मीद है कि दर्शक भी जो है उम्मीद लगा के बैठे होंगे। देखिए, ये T20 मुकाबला है और T20 में कुछ भी हो सकता है, एक बात। हाँ। दूसरी बात, इंग्लैंड की टीम को हम नकार नहीं सकते, वो नंबर 1 है, भारत नंबर 2 है। तीसरी बात, विराट कोहली इस सीरीज के अलावा उसकी बड़ी दूर तक नजर रहेगी, क्योंकि छोटे फॉर्मेट की सबसे बड़ी ट्रॉफी अभी तक विराट कोहली ने जीती नहीं है, वो है T20 विश्व कप। 2007 में भारत जीता था धोनी की कप्तानी में, उसके बाद भारत T20 विश्व कप नहीं जीत सका। तो एक लंबी सोच के साथ चलना होगा, जैसे मैंने पहले कहा कि रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि 10 दिन के अंदर 5 T20 मैच बहुत मजेदार होगा और देखने वाली बात होगी। इंग्लैंड ने अपने ऊपर के टॉप के चारों बैट्समैन चेंज किए टेस्ट मैच से, जो रूट, डैनियल लॉरेंस, डोमिनिक सिबली और जैक क्रॉली नहीं है, इयान मॉर्गन आए हैं कप्तान के तौर पर। डेविड मलान पर नजर रखनी होगी। डेविड मलान ने 386 रन बनाए पीछे पूरा, अगर पाकिस्तान देखें, ऑस्ट्रेलिया देखें और वेस्टइंडीज के खिलाफ जो भी उन्होंने सीरीज खेली है, साउथ अफ्रीका गए थे वनडे, तो वो वापस लौट के आ गए, उसकी वजह से नहीं खेल पाए, लेकिन T20 खेले। तो मैं समझता हूँ डेविड मलान है, इसके अलावा जॉस बटलर है, जॉनी बेस्ट्रो है, इन सब के ऊपर नजरें रहेंगी, आप नकार नहीं सकते। और ये फटाफट क्रिकेट है, आपके पास समय नहीं है सोचने का। ये टेस्ट मैच नहीं है कि आपने रुक रुक के गेंद बॉडी पे लेनी है, आपने हर गेंद को हिट करना है। भारत के पास भी अच्छे खिलाड़ी हैं, ऋषभ पंत है, अब विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, और सबसे बड़ी बात, लोकेश राहुल को मैं खिलाना चाहूंगा। लोकेश राहुल इस टीम में रोहित शर्मा के बाद अकेले खिलाड़ी हैं जिन्होंने सभी फॉर्मेट में शतक बनाया है, चाहे टेस्ट मैच हो, वनडे हो, T20 हो, IPL हो। विराट कोहली ने भी सभी में नहीं बनाया। कुलविंदर जी, मैच शाम को खेला जाएगा और उसमें मौसम, हवा और पिच और मैदान, इन सब का बहुत रोल रहेगा।
पहले बल्लेबाजी करना फायदेमंद रहेगा या पहले गेंदबाजी करना? मुझे लगता है पहले बल्लेबाजी करना ठीक रहेगा। अगर आप टॉस जीते आप पहले बल्लेबाजी करके बड़ा स्कोर दीजिए, क्योंकि बाद में थोड़ा सा ये नदी के किनारे है, थोड़ी सी हवा भी चलेगी, थोड़ी नमी भी रहेगी, गेंदबाजों को मुश्किल भी आएगी। और मैं समझता हूं कि जब आप टारगेट का पीछा करते हो और इतने बड़े क्राउड में, और अब भारत को अगर भारत पहले बल्लेबाजी करता होम का फायदा मिलेगा तो इंग्लैंड की टीम के ऊपर दबाव रहेगा। और कुलविंदर, कल एक और मैच खेला जाएगा, यानी सुबह आप आनंद ले सकते हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीमों के बीच 5 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का ये तीसरा मैच होगा जो लखनऊ में खेला जाएगा। और दोनों ही टीमें श्रृंखला में एक एक मैच जीतकर बराबरी पे है और ये मैच खत्म होगा और उसके बाद T20 मैच शुरू हो जाएगा। कल के मैच पे आप कैसी नजर रखते हैं? देखिए, अब भारतीय टीम वापस अपने लय में आ चुकी है, क्योंकि 16 महीने के बाद भारत ने पहला ये T20 खेला था। हालांकि आईपीएल में 3-4 मैच उनको खिलवाए गए थे, लेकिन वो बात नहीं बनती। अब प्रॉपर तरीके से आए, पहले में झटका लिया भारत ने, ऑस्ट्रेलिया में पहला झटका खाया एडिलेड में, और यहां पर चेन्नई में इंग्लैंड से खाया, लेकिन उसके बाद बाउंस बैक किया। यही महिला टीम भी करेगी और दूसरे मुकाबले में देखिए शानदार तरीके से 9 विकेट से जीती। अपर हैंड भारत की तरफ से मिताली राज, देखिए आप झूलन गोस्वामी को देखिए, जनवरी 2002 से, यानी कि नटराज ट्रॉफी का मुझे याद है, मैं कमेंट्री कर रहा था, 13 जुलाई 2002 को फाइनल, जनवरी 2002 से खेल रही हैं, 18-19 साल से, और क्या शानदार गेंदबाजी करी, प्लेयर ऑफ द मैच रही थी। और अब बात आईसीसी रैंकिंग की। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने क्रिकेट में ताजा रैंकिंग जारी की है। इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज जीतने के बाद कई भारतीय खिलाड़ियों को रैंकिंग में सुधार मिला है। फायदा पहुंचा है, सुनते हैं रैंकिंग पर तृप्ति श्रीवास्तव को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की ताजा रैंकिंग में भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत बल्लेबाजों की सूची में 7वें नंबर पर पहुंच गए हैं। अहमदाबाद में इंग्लैंड के खिलाफ चौथे और अंतिम टेस्ट मैच में 101 रनों की नाबाद पारी खेलकर ऋषभ ने 7 स्थानों की लंबी छलांग लगाई है और अब उनके 747 पॉइंट्स हो गए हैं। ऋषभ पंत के अलावा सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को भी एक पायदान का फायदा हुआ है। रोहित भी ऋषभ के साथ 7वें स्थान पर हैं। शीर्ष 10 में कप्तान विराट कोहली तीसरे नंबर पर हैं, जबकि अजिंक्य रहाणे को 1 और चेतेश्वर पुजारा को 3 पायदान का नुकसान हुआ है और वे 14वें और 13वें स्थान पर हैं। भारत को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचाने में अहम योगदान देने वाले वॉशिंगटन सुंदर भी 39 स्थानों की लंबी छलांग लगाकर 62वें नंबर पर पहुंच गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ मैन ऑफ द सीरीज रहे रविचंद्रन अश्विन दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। ये ऑलराउंडरों की लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। गेंदबाजी में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस पहले स्थान पर हैं। अक्षर पटेल अब 30वें नंबर पर पहुंच गए हैं। तृप्ति श्रीवास्तव, स्पोर्ट्स स्कैन। कुलविंदर जी, आईसीसी की जब रैंकिंग जारी होती है और खिलाड़ी अपने पायदानों पर ऊपर चढ़ने लगते हैं, इससे मनोबल बहुत बढ़ता है और आने वाले मैच के लिए ये बहुत जरूरी रहता है। देखिए, अभी भारत का जो पीछे प्रदर्शन है, सभी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। खासतौर पर ऋषभ पंत की बात करना चाहूंगा। अब वो प्रदर्शन अच्छा करने लगे तो सबके लाडले खिलाड़ी बन गए, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे रवि शास्त्री हो, चाहे भारतीय क्रिकेट प्रेमी हो। तो मैं समझता हूं अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ऊंचे उठेंगे तो सबको खुशी होगी। और अब बात हॉकी की। झारखंड के सिमडेगा में खेले जा रहे 11वें हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के पहले दिन हरियाणा ने राजस्थान को 30-0 से हरा दिया है। पूल ए में हरियाणा की ये पहली जीत है। हरियाणा की ओर से साक्षी राणा ने 8 गोल किए, जबकि कनिका सिवाच ने 5, तमन्ना यादव और सेजल ने 4-4 गोल किए। वहीं पूल बी में झारखंड को 17-0 से पराजित किया झारखंड ने। ये देखिए जी, रॉ मटेरियल है, सब जूनियर है वुमेन्स हॉकी। बड़ी मुश्किल लड़कियों को बाहर निकलने का मौका मिला अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे के बाद। अच्छी बात है, जो अच्छा खेलेंगी वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे और इन्हीं में से भारतीय भविष्य के सितारे निकलेंगे। जी। और अब बात तैराकी की। भारतीय तैराकी महासंघ अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ की प्रतियोगिताओं की जून में मेजबानी करेगा। एसएफआई यानी भारतीय तैराकी महासंघ के महासचिव मोनाल चोकसी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण प्रोटोकॉल को देखते हुए देश से बाहर प्रतियोगिताओं में भाग लेना कठिन है। और अब बात भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ की। इन्होंने 23 मार्च से जयपुर में होने वाले 40वें नॉर्थ जोन निशानेबाजी चैंपियनशिप में प्रविष्टि के लिए समय सीमा बढ़ा दी है। पहले यह सीमा 8 मार्च तक की थी, जिसे बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया गया है। इनके अनुसार जो निशानेबाज 15 मार्च के बाद ऑनलाइन प्रवेश लेंगे, उन्हें साधारण फीस से 3 गुना ज्यादा भुगतान करना होगा। कुलविंदर जी, खास बात यह है कि अब लगभग सभी खेल शुरू हो चुके हैं और खिलाड़ियों को कोरोना काल के बाद अपने पसंदीदा खेलों में जाने का जो मौका मिल रहा है, उससे वो बहुत खुश होंगे और मनोबल बढ़ेगा। ये बहुत अच्छी बात है और अपने आप को लोगों ने ढाल भी लिया है इस माहौल में। तो मैं समझता हूं कि ओलंपिक को देखते हुए और दोबारा सभी खेल वापस आए हैं, तो सभी को अच्छा लगेगा कि वो वापस मैदान पर आए और अपना अच्छा प्रदर्शन करें। बीच के
समय को भूलना चाहेंगे। खबरें बहुत सी हैं, चर्चा भी बहुत करना चाहते हैं, लेकिन वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा। कुलविंदर जी, इस कार्यक्रम में आने के लिए और अपनी विशेषज्ञ सलाह देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नजर अब तक की खास खबरों पर एक बार फिर। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में उत्तर प्रदेश का सामना मुंबई से रविवार को। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल अहमदाबाद में। आईसीसी की जारी ताजा रैंकिंग में ऋषभ पंत 7वें स्थान पर पहुंचे और भारतीय तैराकी महासंघ अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ की प्रतियोगिताओं की जून में मेजबानी करेगा। आज के इस अंक में बस इतना ही। कल 7:30 पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे यानी नवीन को दे इजाजत। नमस्कार।